बेटा मेरा ऑडियो क्लियर है, एक बार चेक करिए फाइनल। ओके चलो, अब एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं चैप्टर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ऑफ वाउ प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑफ वाउ प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है, फिलिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल के हिसाब से। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन subshells takes place in increasing order of their energies। their मतलब सबशेल की एनर्जी। और एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? एनर्जी हम निकालते हैं N+L रूल से। फिर हमने निकाला अगर N+L रूल फेल हो जाता है, देन यूज व्हाट? बोहर-ब्यूरी रूल। क्या कहता है बोहर-ब्यूरी रूल? इलेक्ट्रॉन enters into the subshell having lower value of n, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो ये सब तमाम चीजें हम लोगों ने देख ली, और इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत अहम मंत्र भी याद किया। क्या था वो मंत्र? आप लोग याद करिए। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक। इसके बाद मैंने आपको कहा पहले सारे एस भरेंगे। S1 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एस होते हैं। एक छोड़कर P भरिए, मैंने आपको सिखाया P एक छोड़ के भरा जाता है। 1P नहीं होता। क्यों नहीं होता आप जानते हैं? 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। एक छोड़कर D भरा जाता है, 3D, 4D, 5D, 6D। एक छोड़कर F भरा जाता है, 4F और 5F, 4F और 5F इस हिसाब से भरे जाते हैं। और याद रखिए व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी? एस सबशेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी क्या होती है? एस के 2 इलेक्ट्रॉन की होती है ऑक्यूपेंसी, पी सबशेल के 6 इलेक्ट्रॉन की, डी के 10 इलेक्ट्रॉन की, और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी होती है। याद करिए हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि एस में एक ही सबशेल होता है। एक सबशेल मतलब एक डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में याद करिए, पी के लिए 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये हर बच्चे को लर्न होना चाहिए कैसे होते हैं, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। इनके एल की वैल्यू के हिसाब से होते हैं। 0 मतलब एक सबशेल, 1 मतलब -1 to +1, -1 to +1 में 3 नंबर होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। डी में 2 वैल्यू, -2 to +2, और एफ में 3, -3 to +3। डायरेक्ट निकालने का भी एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, वो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो है 2l+1। तो इसके l की वैल्यू 0 है तो 2l+1 में 1 निकलेगा। l की वैल्यू 1 है तो 2l+1 सॉल्व करके देख लो 3 आएगा। 2l+1 देख लो, इधर 5 आएगा।
और इधर 12+1 देख लो 7 आएगा। सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और इसके बाद F की बारी आती है, 1 2 3 4 5 6, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये सारी कहानी हम लोग बता चुके हैं, ये सारी कहानी हमारा ब्रीफ था। तो आज नया क्या करना है, अब 2 टॉपिक्स रह गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक रह गया है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और दूसरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन दोनों को हमें आज फेस ऑफ करना है। तो आइए शुरू कर देते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आज का नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, वो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वाह, क्या रूल है भाई, मजा आ जाएगा अगर आपने मन से पढ़ लिया ना। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो 100 में से 1 बच्चा जानता है, वो ऐसी चीज बताऊंगा आज के लेक्चर। 100 में से 1 बच्चा जानता है, आधे टीचर, आधे से ज्यादा टीचर नहीं जानते। एक ऐसी चीज बताऊंगा, बता तो हंट्स रूल सारे देते हैं बेटा, जो हम बताएंगे आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हंट्स रूल कहता क्या है, कहता है नो इनिशियल pairing of electrons in subshell is allowed. It means electron of same spin will be filled first. मतलब दो बातें कही हैं। पहली बात है नो इनिशियल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल इज अलाउड। दूसरा, इट मींस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन विल बी फिल्ड फर्स्ट। मतलब जैसे पी सबशेल की बात करता हूं, एस की क्यों नहीं बात करूंगा, क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, हंट्स साहब क्या बोलते हैं कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकता, ये गलत है, क्योंकि मैंने इसको शुरू में ही पेयर कर दिया। इधर लिखा हुआ है नो इनिशियल पेयरिंग, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और इधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, मतलब अगर पहला क्लॉकवाइज गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वाला भी क्लॉकवाइज जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा जाना चाहिए, पहला एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसके 2 कारण है। एक तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो जब एक ही डब्बे में 2 नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं। तो अगर चांस है दोनों नेगेटिव को अलग अलग रहने का, तो वो अलग अलग रहेंगे ना, एक ही जगह रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है जब जगह ही नहीं है तो फिर तो भैया एक जगह ही रहना पड़ेगा। जब सारे भर गए, सारे कैसे भरेंगे, मान लो 1 2 3, 3 हो गए, तीनों भर गए। ले अब क्या होगा, अब चौथा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, पेयरिंग। शुरुआत में पेयरिंग नहीं होगी, अब पेयरिंग होगी। और अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पहले तीनों इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भर दिया है, अब और क्लॉकवाइज नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज भरा है तो सारे क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज भरा है तो सारे एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। ज्यादातर होता क्या है, क्लॉकवाइज ही हम देखते हैं, ज्यादातर क्लॉकवाइज ही भरते हैं। तो जब सारे क्लॉकवाइज खत्म हो जाए तो ऐसे भरा करो। तो इसका मतलब P4 अगर है, P4 मतलब किसी P में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भरे जाएंगे, ये सही है। कोई बच्चा अगर P के 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दे तो भैया ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, 2 बातें गलत कर दी। पहले तो वो कह रहा है नो इनिशियल पेयरिंग, ये पहली बात कह रहा है और तुमने पहली पेयर करवा दिया। और दूसरी बात कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन पहले फिल करेगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज गए हैं तो सारे क्लॉकवाइज भरेंगे, ये हंट्स रूल कहता है। तो अगर P4 की कॉन्फ़िगरेशन है, P2 की कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप ऐसे नहीं भरेंगे। जैसे अगर D में भरना चाहते हैं, D में फिलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की,
डी में इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, गलत जवाब, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा भैया? दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले वाले में जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तुम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा वहां। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा। और दूसरी बात भी तो है, इस डेफिनेशन के दो अहम पॉइंट्स है, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया। पहली बात, नो इनिशियल पेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन विल बी एंटर फर्स्ट। क्लॉकवाइज है तो सारे क्लॉकवाइज भरेंगे भैया, पहले पांचों भरेंगे, फिर भरेंगे 6। तो मेरे ख्याल से मेरी पहली चीज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आप लोगों को समझ में आ गई। मैं एक बार दोबारा बता दूं, हंट्स साहब ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री पेयर बना के नहीं होगी भैया, शुरुआत में पेयरिंग नहीं होगी, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के एंटर करेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। ध्यान से देखिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, सारे क्लॉकवाइज भरने पड़ेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरने पड़ेंगे। ऐसे होती है इलेक्ट्रॉन की फिर। खत्म। अब दो बातें, पहले तो ये कि सर हमने ये रूल तो पढ़ लिया, इसमें ये नहीं समझ में आया कि ये शब्द का क्या मतलब, ये क्या शब्द है? इसका तो कुछ काम ही नहीं आया, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तो शब्द ही नहीं आया। और दूसरी बात, आपने कहा था आप ऐसे ऐसी बात बताओगे जो बहुत कम चीज लोगों को समझ में आती है, बहुत कम लोग समझते हैं जेन्युइनली। तो आइए, वो इसी से जुड़ा है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या, इसको सीख। मान लीजिए मैं पी सबशेल की बात करूं, मैं यहां पे बना रहा हूं एक पी सबशेल, और यहां बना रहा हूं एक डी सबशेल। ठीक है, अब मान लीजिए पी में इलेक्ट्रॉन एक ये है और एक ये, ऐसा भरता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक दूसरी जगह मैंने पी में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा, ऐसे भरा। तो ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, इसका कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। क्योंकि इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को इस वाले इलेक्ट्रॉन से चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज। तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, पॉसिबिलिटी है भाई, वो इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। याद करिए हाइसेनबर्ग की थियरी, किस पे आधारित थी हाइसेनबर्ग की थियरी? अगर आप मुझे पूछते हैं ना हाइसेनबर्ग की थियरी का एक कीवर्ड बताइए, कई लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी, ये फलाना, मैं कहूंगा भैया मेरे लिए तो हाइसेनबर्ग की थियरी का कीवर्ड है प्रोबेबिलिटी। हाइसेनबर्ग साहब बात करते थे प्रोबेबिलिटी की, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ मूव करता है माय डियर। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जा सकता है, इसका मतलब यहां पर दो पॉसिबल एक्सचेंजेस है, दो पॉसिबल एक्सचेंजेस है। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अरे हितेंद्र कहाँ थे बेटा, इतना लेट कैसे हो गए? हितेंद्र, चलो कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जहां तक छूटा है उसकी। ठीक है बेटा, अभी आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए म्यूट करिए, म्यूट करिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आप मेरे उसको रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, अभी आप ध्यान से देखते रहिए। हमने हितेंद्र एक शॉर्टकट आपको बता दूं क्या आप तक करा है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये बताया, एक बार दोबारा बता दूं। ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, जैसे पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, आपके पास पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते, ऐसे करके भरना गलत है। तो कैसे भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे 3, सब में एक एक गया, फिर चौथा ऐसे ऐसे करके भरेंगे।
ठीक है, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, ये हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कहता है। अब इसका कारण बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देता हूं तो यहां पर क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है क्या? मेरा सवाल आप लोगों से, बताइए, ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ अपनी जगह चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उस पूरे में और क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि और कोई एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सर। जबकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, इसके पास कितने जगह है एक्सचेंज होने के लिए? एक, और इसके पास एक, मतलब टोटल 2 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। यहां पर 0 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। एक्सचेंज से क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए या ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जब मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही, मतलब ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, यहां पर ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है। यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल फैक्टर के साथ मूव करता है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा अच्छी चीज है। हम लोग क्या, मतलब ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, सोचो, जैसे क्रिकेटर भी आप देखते हैं ना, एक बैट से खेल रहा है, वो बैट ठीक नहीं है, मान लो वो बैट टूट गया, तो अगर वो एक ही बैट लेके गया है, एक बैट लेके गया, एक हॉकी लेके गया, अगर उसका बैट टूट गया तो वो क्या करेगा? मान लो क्रिकेटर नहीं है, ऐसी प्लेयर है पर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, या क्रिकेटर भी है हॉकी भी खेलता है, मान लो मैं ही हूं, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ हॉकी भी खेलता हूँ भाई, पर मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूं अभी और मेरा बैट टूट गया, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब? हॉकी को तो एक्सचेंज नहीं करूंगा ना भैया, क्रिकेट में हॉकी को तो एक्सचेंज नहीं करूंगा ना भाई। पर वहीं पर अगर मैं 2 बैट लेके गया हूं भाई साहब, बहुत फायदा, एक बैट टूट गया, दूसरा बैट निकाल लिया। अब मेरी बात को समझिए, एक्सचेंज का खेल है। एक पेंसिल ले गया हूं, एक पेन ले गया हूं मैं, पेन मेरा रुक गया, स्कूल का काम कर रहा हूं, पेंसिल से करूंगा क्या, टीचर डांटेगी मुझे? 2 पेंसिल ले गया हूं, 2 पेन ले गया हूं, प्रोबेबिलिटी, एक पेन चलना बंद हो गया, खराब हो गया, दूसरा पेन तो चल रहा है ना, निकालो प्रोबेबिलिटी। तो सेम चीज होने से प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। अब इसमें अगर मैं ज्यादा बढ़ा दूं तो देखो प्रोबेबिलिटी का खेल, देखो मजेदार कितनी हो जाएगी गेम, गेम देखो कितनी मजेदार हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऐसे कर लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन में ऐसे कर लिए, क्या डिफरेंस है दोनों में मैं बताता हूं। यहां पर टोटल एक्सचेंज बताओ, क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंज हो गए? 2। एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंज हो गए? 2। टोटल कितने एक्सचेंज पॉसिबल हो गए? 4। अब इधर देखिए जनाब, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज के लिए कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, कोई बता सकता है? यस, 2। ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, 2। गुड। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज है? इधर, इधर वाला तो हो चुका है ना, ये मत गिनना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा। आई मेरी बात समझ में? ध्यान से देखते रहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, 2 एक्सचेंज पॉसिबल हो गए इधर, मतलब इसकी जगह ये आ गए, इसकी जगह ये आ गए, तो तुम कहोगे सर टोटल एक्सचेंज हो गए 3, फ्लॉप हो गया आइडिया, ये कट गया, ये ज्यादा हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, तुझे समझ में ही नहीं आई, अभी भी यही ज्यादा है। कोई बच्चा बता पाएगा ये ज्यादा क्यों है? इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए सोचने के लिए। अभी भी यही ज्यादा है, मैं दिखा दूंगा अभी, ये ज्यादा एक्सचेंज दिखाएगा। बताओ, किसी को कुछ बोलना है उससे पहले मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, किसी को कुछ बोलना है? हाँ हाँ हाँ, ये इसके साथ जा रहा है, एक एक एक, तब भी ये ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं। सॉरी, मैंने गलती से 2 2 लिख दिया।
इसके साथ एक, इसके साथ एक, तब भी ये 3 से ज्यादा एक्सचेंज दिखा रहा है। कोई बता सकता है ये 3 से ज्यादा एक्सचेंज कैसे दिखा सकता है? अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो रहा है, एक चीज, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो रहा है, तो दरअसल ये 2 नहीं है, दरअसल ये 3 है। क्यों? मान लीजिए ये ए है, पहला क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन, ए बी सी, ए बी सी तीनों क्लॉकवाइज के इलेक्ट्रॉन है और डी है एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। तो अब मान लीजिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि बी इधर आ जाए, ए इधर चला जाए, सी इधर आए, मतलब ए भी अपनी जगह बदल रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बी इधर ही रहे, ए इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ए इधर है, सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, मतलब सी उधर चला गया, बी उधर चला गया। आप देख रहे हैं एक्सचेंज का खेल कैसे बढ़ रहा है, एक्सचेंज का खेल कैसे बढ़ रहा है। अब इसमें मैं अगर एक ई भी ले आऊं तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज और बढ़ जाएंगे। कैसे? सिर्फ ये मत सोचो डी ई के साथ बदलेगा, नहीं, और बहुत बदल जाएंगे। देखो एक्सचेंज का खेल कैसे है, ध्यान से देखो। ए मान लो इधर ही है, ए ई के साथ है, मतलब बी और ई ने एक्सचेंज कर लिया आपस में, बी डी के साथ है, सी इधर है। आप कहोगे एक ही तो एक्सचेंज बढ़ा रहे, नहीं, बहुत एक्सचेंज बढ़ गए। कैसे? देखो ध्यान से, मान लो ए ई के साथ है, सी डी के साथ है, सी इधर आ गया, उधर अकेला बी है। मान लो बी ई के साथ है, ए डी के साथ है, सी के साथ है। जब बी ई के साथ है तो ऐसा भी हो सकता है सी डी के साथ हो, ए इधर हो। आप कहोगे ये तो सर क्या हो रहा है, ये मतलब ये तो कितने एक्सचेंज हो रहे हैं सर। यस, यही तो खेल है। मैथ्स में एक चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, चैप्टर 7 11th क्लास में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये वही है, पॉसिबिलिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ए वहां चला गया, बी यहां आ गया, बी यहां आ गया, डी इधर आ गया, तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। यस, इसके लिए आसान एक फार्मूला बना दिया है मैथ्स ने। क्या? कि अगर एक इधर है तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3, अपनी जगह को लेकर 3। इसके लिए 2, अपनी जगह को, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ये 1, तो इसके लिए टोटल कितनी हो गई? 3 + 2 + 1। ऐसे एक कम करते जाओ, ये मैथ्स ने हमें सिखा दिया, मैथ्स का फार्मूला है, एक कम करते जाओ प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोबेबल एक्सचेंज है? 6 प्रोबेबल एक्सचेंज। और अगर मैं डी की बात करता हूं, डी की 1 2 3 4, यहां का एक इलेक्ट्रॉन, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, तो इसके लिए कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? 1 2 3 4 और अपनी जगह को लेकर 5। इसके लिए 5 एक्सचेंज, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। मैंने कहा ना कम करते रहो, ये मैथ्स का फार्मूला है, मैथ्स ने हमें दिया। और यहीं पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितने हैं? सेम, इस एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी 5, इस एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। आ रही है मेरी बात समझ में? तो टोटल आप देखो तो कितने एक्सचेंज हो गए सर, ये तो बहुत सारे एक्सचेंज हो गए। यस, अब तुम कहोगे सर और बढ़ा दो, जैसे पी ब्लॉक के मुकाबले डी ब्लॉक के एक्सचेंज और बढ़ गए, एफ ब्लॉक के एक्सचेंज और बड़े होंगे।
तो इसका मतलब सर ये एक्सचेंज का खेल है। तो इसीलिए शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में नहीं भेजते, क्योंकि पेयर में भेजने से एक्सचेंज कम हो जाते हैं। ऐसे करने से प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं पी ब्लॉक की कहता हूं, बेटा पी ब्लॉक में जब सबसे ज्यादा एक्सचेंज कब होंगे, आप मुझे बताइए। सबसे ज्यादा एक्सचेंज कब होंगे? जब वो फुली फिल्ड होगा, यस और नो? मतलब जब पूरी तरह से भरा होगा तो क्लॉकवाइज वाले के लिए भी 3, एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए भी 3। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन पी सबशेल विल ऑकर व्हेन इट इज फुली फिल्ड। जब वो पूरी तरह से भरा होगा तब सबसे ज्यादा एक्सचेंज होंगे, सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस देखे जाएंगे। सबसे ज्यादा एक्सचेंज मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उस समय पर इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उसको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट, अगर फुली फिल्ड ना हो तो हाफ फिल्ड में भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सेम सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए जगह ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। इसी तरह से डी में या तो सब में पूरी तरह से भरे हुए इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्सचेंज होंगे, या तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फील्ड हो, तब मैक्सिमम एक्सचेंज होंगे, तब स्टेबिलिटी होगी। और हमने क्या देखा कि पी के मुकाबले डी के हाफ फील्ड या डी की फुल फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, ये देखा हमने। तो ये वाली बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी चाहिए। इसका मतलब मैं जो लिख रहा हूं पहले उस लिखने पर ध्यान करो, मैं जो लिख रहा हूं उस लिखने पर ध्यान करो। When electrons are filled in, when electrons are filled of same spin, then they provide extra stability due to their greater number of exchanges, due to their greater number of exchanges. Greater exchanges means greater probability of shuffling, इलेक्ट्रॉन की shuffling, आगे पीछे shuffling of electron, which causes greater stability, इससे ज्यादा stability में maximum exchanges are possible when subshells are fully filled, when subshells are fully filled, जब सबशेल पूरी तरह से भरे होते हैं, और half,
एंड दस, और इसीलिए दस these two states, ये दो states कौन कौन से, that is half filled and fully filled shows greater stability, इससे greater stability मिलती है। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने जो सारी बातें कही एक बार रिपीट कर रहा हूं। मेरी पहली बात क्या थी आज की, हर्ट्ज रूल कहते हैं कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भरते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर मत करो भाई, शुरुआती दौर पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मत करो, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके रखो। अगर क्लॉकवाइज भरे हैं तो सारे क्लॉकवाइज भरो, अगर एंटी क्लॉकवाइज भरे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में एक्सचेंज करने की प्रोबेबिलिटी, तू इधर आ सकता है, तू इधर आ सकता है, ऐसे हो सकता है। और क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ ही घूमता है, तो जब ऐसे एक्सचेंज करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है ज्यादा, तो उससे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा बनती है। नहीं तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के साथ घूमता है, अनसर्टेनिटी के साथ घूमता है। ऐसा करने से ज्यादा एक्सचेंज मिलते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। हमने क्या देखा कि किसी भी सबशेल में सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस कब पॉसिबल होते हैं, जब वो सबशेल पूरी तरह से भरा होता है। जब वो सबशेल पूरी तरह से भरा होता है, उसमें सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं जगह इधर उधर जाने की, और जितनी ज्यादा जगहें होंगी उनके पास जाने की, उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उतना ज्यादा स्टेबल एक एटम होता है। इसका मतलब हर सबशेल जब फुली फिल्ड होता है तो वो स्टेबल माना जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। और अगर फुली फिल्ड नहीं है तो व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, हाफ फिल्ड हो, क्योंकि हाफ फिल्ड में भी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, फुली फिल्ड में उसके डबल एक्सचेंजेस होते हैं, उसके डबल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं फुली फिल्ड के केस में। जैसे किसी मैच में हम लोग क्या सोचते हैं, सेंचुरी मारे, सेंचुरी मारना सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, पर अगर सेंचुरी नहीं मार पाए तो हाफ सेंचुरी तो मारे कम से कम। इसी तरह से हर एलिमेंट सोचता है मेरा सबशेल पूरी तरह से भरा हो, फुली फिल्ड हो, तो मैं स्टेबल होऊंगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, फुली फिल्ड होने से स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि फुली फिल्ड में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होते हैं। पर वहीं पर वो ये सोचता है कि चल यार, अगर फुली फिल्ड नहीं हो पाऊं, हाफ फिल्ड तो हो जाऊं, हाफ फील्ड तो हो जाऊं, हाफ फील्ड में कम से कम उसके हाफ नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे पर ज्यादा एक्सचेंजेस तो है। इसीलिए फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, सिमेट्रिक और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की वजह से। अभी रुक जाइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब तक मैं इसकी एप्लीकेशन ना बता दूं, का हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी का इस्तेमाल कहां पे होगा, तब तक सारी बात अधूरी है। मैं एग्जांपल लाना चाहता हूं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अगर मैं कहूं बेटा बताओ जरा 24 वाले क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप कहेंगे झट से स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप जानते हैं 1s 2s 3s 4s 2p 3p 3d। आप जानते हैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2, एस में 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2। यहां तक आप जब चेक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। आप 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। आपको 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्रोमियम में। अगला कौन है, डी सबशेल है। आप जानते हैं डी की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 10 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन ही आराम से भर लेगा, आप 4 छोड़ देते हैं। और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आप बोल देते हैं ये है। आखिरी के दो ज्यादा मायने रखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4। बट कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्योंकि जब मैं आखिरी के दो बनाता हूं, मतलब 4s2 बनाता हूं, ये बनाया मैंने 4s2, और ये मैंने बनाया 1 2 3 4। याद रखिए हर्ट्ज रूल यहीं पे लगा है, हर्ट्ज रूल 4 इलेक्ट्रॉन 3d4 में मैंने ऐसे भरे हैं, ऐसे भरे। अब आप कह रहे हो सर बाकी सब तो सही है, एक गड़बड़ नजर आ रही है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है भाई, तुमने कहा सर, जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा क्या देखूं भाई,
तुमने कहा सर डी की हाफ फील्ड बस एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है, मतलब अगर डी को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ना सर कहीं से, तो ये मान लो यार बाई गॉड ये तो हाफ फील्ड हो जाएगा सर। हाफ फील्ड की तो बात ही अलग है, हाफ फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सचेंज होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने कहा यार तेरी बाकी सारी बातें तो सही है, और मुझे बताया एक इलेक्ट्रॉन लाऊं कहां से, पैदा करूं क्या मैं? इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकता मैंने कहा छोड़ दे, सब बेकार की बात। तुमने कहा नहीं सर एक तरीका है। मैंने कहा क्या? तुमने कहा सर एस में से एक इलेक्ट्रॉन हटा नहीं सकते। मैंने कहा यार तू एस को हटा रहा है तो एस को भी तो डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी भी तो स्टेबिलिटी बेकार कर रहा है। तुम कहोगे एस में इलेक्ट्रॉन पहले ही पड़े पड़े मर रहा था, बताओ क्यों? क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन की क्या एस में कोई एक्सचेंज है, बताइए? नहीं है, क्योंकि एस में दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई एक्सचेंज है ही नहीं भाई। एस में तो ये इलेक्ट्रॉन पड़े पड़े सड़ रहा है। मैंने जैसे इसको कहा एस चल रहा है क्या, कह रहा बिल्कुल भाई साहब, जहां बोलोगे वहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्सचेंज ही नहीं है। और जहां पे वहां गया वो तो स्वर्ग है उसके लिए, क्योंकि वहां पे उसको 5 एक्सचेंज मिल रहे हैं। इस तरह से कई जगह कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलेगी। डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां से ये निकला कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां भरा क्या जाएगा, जब सारे क्या भरे जा रहे हैं बताओ, क्लॉकवाइज, तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज में ही आएगा। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बदलेंगे, अपने आप बदलेगा, मैं नहीं बदल रहा, अपने आप बदलेगा। वो क्यों बदलेगा सर? अरे ज्यादा स्टेबल हो रहा है ना, बस, और क्या चाहिए? ज्यादा स्टेबल हो रहा है, सब कुछ कर लेगा भाई साहब। भाई मुंबई इंडियंस में मान लो सूर्य कुमार यादव खेल रहा था, सूर्य कुमार यादव तो यार बॉलिंग नहीं करता, मान लो हार्दिक पांड्या पहले खेल रहा था, बैटिंग भी कर रहा है बॉलिंग भी कर रहा है, 10 करोड़ मिल रहे हैं। मैंने उसे कहा बेटा तू लखनऊ सुपर जायंट में चला जा, तुझे बॉलिंग करनी पड़ेगी। कह रहा मैं तो यार बैट्समैन है, नहीं भैया तुझे बॉलिंग करनी पड़ेगी, मैं 20 करोड़ दूंगा। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बॉलिंग ही कर लूंगा, जा रहा हूँ। ज्यादा स्टेबल तो हूँ कम से कम। भैया मैं नहीं कर रहा, ये वो अपने आप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने आप अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा, क्यों? वहां पर उसको ज्यादा एक्सचेंज मिल रहा है, ज्यादा स्टेबल है, वहां पर चेक करो ज्यादा एक्सचेंज मिल रहा है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। व्हाट इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5, दिस इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन। ये है उसकी असली कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से अगर मैं क्रोमियम सॉरी कॉपर की बात करूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होगा। फिर तुम बताओगे सर 4s2 है, कौन मुझे बताएगा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर है। कौन बताएगा भैया क्या होगा यहाँ पर, क्या होने वाला है? Then what will be the new configuration? 4s1 3d10, ये इलेक्ट्रॉन इधर है। तो इस तरह से हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें मदद करती है इन एलिमेंट्स के एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर। ये मेरी एक बात रही। आप कहोगे क्या सर पी में भी ऐसा होता है, मतलब जैसे मान लो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या पी में भी ऐसा होगा? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको भी तो एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना भाई। जैसे हार्दिक पांड्या वाला केस मिला, 10 करोड़ मिल रहे हैं, मैं उसे कहता हूँ लखनऊ सुपर जायंट में चला जा, मैं तुझे 11 करोड़ दूंगा। कह रहा क्या 1 करोड़ के लिए अपनी अच्छी पोजीशन खराब करूंगा? मैं नहीं कर रहा, मैं बैटिंग ही करूंगा। भाई वर्थ तो मिले कुछ, मतलब यहां पर ये जाएगा तो उतने एक्सचेंज नहीं बढ़ रहे, जैसे उधर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 5 एक्सचेंज थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ही एक्सचेंज है, उतने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस नहीं है।
इसका मतलब यह चीज जो आप इलेक्ट्रॉन की एक्साइट करके एस का इलेक्ट्रॉन डी में भेज रहे हो, उसे हाफ फील्ड बना रहे हो, फुल फील्ड बना रहे हो, यह स्कीम पी सबशेल में एप्लीकेबल नहीं है। यह स्कीम सिर्फ डी में और एफ में एप्लीकेबल है, क्योंकि डी और एफ दोनों बड़े सबशेल्स हैं, बड़े नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात होती है यहां पर। तो इसका मतलब such kind of exceptions can be seen due to the achievement of half-filled and fulfilled stability. It is only seen for D and F subshell. It is only seen for D and F subshell, but not for P subshell, क्योंकि उतने ज्यादा एक्सचेंज वहां पर नहीं मिलते, उतने ज्यादा एक्सचेंज नहीं मिलते। ठीक है, ये एक बात बताई है मैंने, मुझे फटाफट से दूसरी बात भी बतानी है, ध्यान से सुनिए। वो है, तभी चैप्टर खत्म होगा। नहीं नहीं नहीं, एक और चीज, नोट। नोट, जैसे CR प्लस कॉन्फ़िगरेशन आए, तुम्हें कह रहा है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो CR प्लस। हमने कहा कई बच्चा कैसे करता है पता है, CR प्लस। कई बच्चा सोचता है क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 24। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, यही तो होता है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 23। तो 23 की कॉन्फ़िगरेशन बताना शुरू कर देता है। गलत जवाब, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब भी किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन बोले तो पहले उस एटम की कॉन्फ़िगरेशन निकालो, पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन निकालो। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d5। ये मैंने अभी अभी बताया आपको क्रोमियम है। तो क्रोमियम प्लस क्या होगा, क्रोमियम प्लस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन निकलता कहां से है, इलेक्ट्रॉन निकलता हमेशा सबसे बाहर वाले शेल से, सब शेल से। सबसे बाहर वाला शेल मतलब जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो 3d, थर्ड शेल के d में 5 इलेक्ट्रॉन है, और फिर 4s1। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन पहले s में गया फिर इलेक्ट्रॉन d में गया। मैं कहूंगा वो तो अफवाह प्रिंसिपल है, उसे छोड़ दो। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका निकलना किस पे निर्भर करेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो निकलना किस पे निर्भर करेगा। Who is this भूमिका चौहान? आप में से कोई क्या दूसरे उसमें से आ रहा है क्या, दूसरे डिवाइस से एंट्री ले रहा है क्या? अच्छा, अगर ले रहे हैं तो बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन 3d5 है और 4s1 है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे बाहर वाले शेल से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे दूर वही है, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है उसका इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ज्यादा दूर, उसका रिमूवल सबसे आसानी से होगा। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेगा जनाब, 4s में से निकलेगा। सारी बातों की एक सार। क्यों? अगर नहीं पता लग रहा तो ये देख लो ना, ये फोर्थ शेल, ये है थर्ड शेल, नंबर वाला बताता है शेल, फोर्थ शेल, थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन पहले बाहर वाले शेल से निकलता है, फोर्थ शेल से।
तो what will be the configuration? The configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, कई बुकों में भी लिखा होता है ऐसे कर कर, ध्यान रखना, लिख सकते हैं। तो वो बन जाएगा 3d5 4s0, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया। अब मैं कह रहा हूं भाई Cr2+ बताइए भाई क्या होगा? तुम कहोगे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ओ, तो आप कहोगे अगला होगा 2p6, 3s2, 3p6, अब 3d4। अब कहां से जाएगा? अब तो यहीं से निकलना पड़ेगा उसको। 3d5 के बाद अब 3d4। अब तुम कहोगे सर 3d4 अनस्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दूर है, एक्सचेंज करने से क्या s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। जब वो आयन बनता है तो ऐसी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ अकेले स्टेट में एप्लीकेबल है, एटम में एप्लीकेबल है। यहाँ से 3p6 ऑलरेडी, 3p6 भी तो भैया पूरा फुली फिल्ड है ना, वो थोड़ी पागल है अपना इलेक्ट्रॉन देगा, फुली फिल्ड स्टेबिलिटी टूट जाएगी उसकी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये स्कीम सिर्फ कुछ कुछ जगह ही एप्लीकेबल है। और हाँ बताइए। नहीं 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 नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन, ये तो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का भरना था कि 4s की एनर्जी 4+0 है और 3d की एनर्जी 3+2 है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये तो एनर्जी ऑर्डर है भाई, ये तो एनर्जी ऑर्डर है। पर ये है 4s मतलब फोर्थ शेल का एस सब शेल, ये थर्ड शेल का डी सब शेल। अब वो बात अलग है कि थर्ड शेल का डी सब शेल ज्यादा एनर्जेटिक है, तो एनर्जी ऑर्डर में उसे बाद में लिखा गया। पर जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी वो तो फोर्थ शेल से ही निकलेगा भाई, क्योंकि फोर्थ शेल ही तो बाहर है। ये बाहर का ऑर्डर नहीं है, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है। पहले हमेशा ये फोर्थ शेल है तो यही बाहर बनेगा, ये थर्ड शेल है ये अंदर बनेगा। दरअसल ऐसा होता है, जैसे मान लो ये थर्ड शेल है, तो थर्ड का एस, 3 का पी, 3 का डी, फिर 4, 4 का एस, 4 का पी, 4 का डी, ऐसा होता है। तो ये डी का इलेक्ट्रॉन है, ये एस का इलेक्ट्रॉन, तो बाहर तो 4s है ना, पहले एस में से जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस बात का ध्यान रख लेना, जिसका एन बड़ा, एन बड़ा, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि जिसका एन बड़ा मतलब वो बाहर है। ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर से नहीं, ये ऑर्डर अबव प्रिंसिपल है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करता है? बाहर वाले शेल से। बाहर वाला शेल कौन होता है? जिसका एन बड़ा। आखिरी बात, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है ये पाउली साहब का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? भाई याद करिए, क्वांटम नंबर के बारे में मैंने एक चीज बड़ी क्लियर से बता दी थी। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर आर द व्हाट? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने जब कहा था कि मेरा एड्रेस इस पूरे दुनिया में यूनिक है, बहुत सारे शिशिरदास हो सकते हैं पर वो मेरे घर में नहीं रहते। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, याद करिएगा, कि सोनू बहुत है दुनिया में, पर एक घर में दो सोनू तो नहीं होते ना। ऐसा होता है कि दो बच्चे, उसका नाम भी सोनू, उसका नाम भी सोनू, नहीं, बहुत सारे सोनू होंगे दुनिया में भैया, पर एक घर में एक सोनू होगा। इसका मतलब ये जो एड्रेस है ना, ये बड़ा यूनिक है, हर बंदे का एक ही होता है। इसी तरह से क्वांटम नंबर भी होता है भाई, सभी इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन के दो क्वांटम नंबर है या दो इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। यही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। क्यूएन का मतलब है क्वांटम नंबर। ध्यान से देख दीजिए, एकदम हम लास्ट फेज पे हैं, बस 5-10 मिनट की बात और है बस। नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। नहीं हो सकता भैया, कोई दो इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान लो 4s में दो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बना दिया 4s के दो। अब आप समझिए, सारे क्वांटम नंबर निकालने इस इलेक्ट्रॉन के, इस इलेक्ट्रॉन का ये 4s है, तो n क्या होगा? 4। इस इलेक्ट्रॉन का भी n क्या होगा? 4, क्योंकि 4s2 तुमने पहले ही बता दिया, फोर्थ शेल है। n, n मतलब शेल, जो नंबर होता है वो n बताता है। ठीक है, l बताइए क्या है? 0।
क्योंकि एस है ना, एस याद करिए, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0, तो इधर भी एल क्या होगा 0, एम क्या है 0, एस के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है एल 0। तुम कहोगे सर दोनों इलेक्ट्रॉनों के देखो तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गए, क्या बात कर रहे थे आप, तीनों क्वांटम नंबर सेम। मैंने कहा भाई ऐसे तो मेरा नाम है शिशिर दास, X/1375, राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली। मैंने कहा मेरे पापा को कोई लेटर आएगा भैया, उसमें भी यही हाउस नंबर आएगा, यही राजगढ़ कॉलोनी आएगा, यही दिल्ली आएगा। मेरे वाइफ का कोई पार्सल आएगा तो उसमें यही हाउस नंबर आएगा, यही कॉलोनी आएगी, यही दिल्ली आएगी। मेरी बेटी की कोई चीज आएगी तो यही हाउस नंबर आएगा, यही राजगढ़ कॉलोनी आएगा, यही दिल्ली आएगा। बट भैया उसके ऊपर का नाम तो अलग होगा ना, उसके ऊपर उस मेरी बेटी का नाम होगा ना, मेरा ही नाम थोड़ी होगा। तीन हुए तो क्या हुए, चौथा तो अलग है ना। इधर भी यही है बेटा, इन दोनों का एन सेम है, एन सेम का मतलब है दोनों के शेल सेम है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, हो सकता है। एल सेम है मतलब दोनों सेम सबशेल में है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम भी एक जैसा है, हो सकता है। एम सेम है मतलब दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, मतलब दोनों का ऑर्बिटल सेम है, हो सकता है, मान लिया। और बताओ, और बताओ, मान लिया। बट अगर मैं एस की बात करता हूं स्पिन, तो ये तो भैया क्लॉकवाइज है, मतलब हाफ, और ये है एस माइनस हाफ, तो चौथा तो क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया ना बेटा। यस, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे क्वांटम नंबर सेम है। जैसे मान लीजिए 4p3 है, कोई मुझे कह रहा है 4p3 है सर, p के तीन ही बताइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, कुछ भी मान लो। मैंने कहा सर इन दोनों का बताइए, इन दोनों, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका n क्या है 4, क्योंकि फोर्थ शेल है, इसका भी n क्या है 4, फोर्थ शेल। इसका L क्योंकि P सब शेल के लिए फिक्स वैल्यू होती है L की 1, इसका L भी क्या है 1। इसका M, अगर L 1 है तो M क्या होगा, अगर L 1 है तो M क्या होगा, -1 माइनस L2 प्लस L, मतलब -1 टू +1, याद है पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, तो इसका मतलब सर इसका m है -1 और इसका m है 0, इसका s प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, मतलब दोनों का स्पिन सेम, दोनों क्लॉकवाइज है, बोलो दोनों का एनर्जी सेम, स्पिन सेम, एंगुलर मोमेंटम सेम, पर सर दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है ना, तो चौथा क्वांटम नंबर तो हो ही नहीं सकता सेम। इसका मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम, मुमकिन ही नहीं है भाई साहब, नहीं है। आज की जितनी बातें बताई ना, इसी के साथ चैप्टर होता है क्लोज। मैं अगली क्लास आप लोगों की लूंगा, मैंने कहा है सिर्फ चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल की और डाउट्स की। आप लोग जो भी डाउट्स है लाइए अगले लेक्चर में, मैंने आपको कहा है जो भी डाउट्स आप लाइए अगले लेक्चर में।